हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं कार्नोट साइकिल। कार्नोट proposed a theoretical heat engine, Carnot engine, to show that the efficiency was based upon the temperatures between which it operated। कार्नोट ने एक ऐसा हीट इंजन प्रपोज किया जो कि यह बताता है कि उसकी एफिशिएंसी किस पर निर्भर करती है, जिन तापमानों के मध्य में यह कार्य कर रहा है। कार्नोट का इमेजिनरी इंजन जो था उसने क्या किया, इट कुड परफॉर्म अ सीरीज ऑफ ऑपरेशंस बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2 सो दैट एट द एंड ऑफ दीज ऑपरेशंस द सिस्टम कम्स बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। कौन सा इंजन, उसका इंजन क्या था कि उसने एक स्टेज से स्टार्ट किया और डिफरेंट नंबर ऑफ ऑपरेशंस उसने प्रोसीड किया या डिफरेंट नंबर ऑफ ऑपरेशंस उस पर हमने किया और उसके बाद में वह फाइनली अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ गया। दिस साइकिल ऑफ प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज द कार्नोट साइकिल। इसको साइकिल है, इसको हम कार्नोट साइकिल कहते हैं। कार्नोट साइकिल ये बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सक्सेसिव एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस। कार्नोट साइकिल जो है वह आदर्श गैस के ऊपर किया गया प्रसार और संपीड़न का कॉम्बिनेशन है। हमने उसके ऊपर कार्नोट साइकिल में किसी गैस पर 4 ऑपरेशंस किए। 4 ऑपरेशंस कौन से? आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। मतलब समतापीय और उद्दोष्म प्रक्रियाएं करी, एक बार प्रसार और एक बार संपीड़न। कार्नोट इंजन जो है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि एक स्टैंड के ऊपर हमने एक सिलेंडर रखा जो कि पिस्टन से फिटेड है और उसके अंदर हमने एक गैस ली जिस पर कि हम डिफरेंट नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो भी आपको बताए हैं वो परफॉर्म करेंगे। और उसको परफॉर्म करने के लिए जो हीट लेंगे वो हम सोर्स से लेंगे जो कि तापमान T1 पर है। और उसके बाद तो पूरा प्रोसेस होने के बाद में जो हीट बच रही है वो हम कहाँ दे रहे हैं? सिंक पर, जो कि तापमान T2 पर है। तो हमें क्या प्रूव करना है? जो हमने बताया, कार्नोट ने कहा है कि इसका जो एफिशिएंसी है वो किस पर निर्भर करती है? इन 2 तापमानों के पर निर्भर करती है। ठीक है। तो अभी जो साइकिल हमने जो कहा उसका इंडिकेटर डायग्राम यदि आप देखेंगे तो ये आपके सामने है कि कार्नोट इंजन हाई टेम्परेचर सोर्स से Q1 हीट लेता है, कुछ भाग को W में बदलता है और शेष रिमेनिंग Q2 को सिंक को देकर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। यह जो इंडिकेटर डायग्राम दिखाई दे रहा है, P और V के मध्य में जो A से, मतलब जो गैस पे हमने जो काम किया, स्टेज A, देन B, देन C, देन D और वापस फिर से A। इसमें 4 प्रोसेसेस जो थे वो किए। A से B तक के लिए आइसोथर्मल, B से C तक के लिए एडियाबैटिक, C से D तक के लिए आइसोथर्मल अगेन कंप्रेशन और ये D से A आने में एडियाबैटिक कंप्रेशन। 4 प्रोसेसेस हमने किए। तो इसके लिए हम आगे देख रहे हैं कि सबसे पहला जो हमारा है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। जो फर्स्ट प्रोसेस है दैट इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। किसमें? A से B तक को गैस के जो प्रोसेस आया है उसको, वो कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। A के कोऑर्डिनेट्स हैं P1V1, B के कोऑर्डिनेट हैं P2V2 और तापमान क्या है हमारा? T1। तो इस प्रक्रिया के अंदर जो किया गया कार्य है वह क्या होगा हमारा, जो कि हम पहले के टर्म्स में कर चुके हैं कि वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन दैट इज W इज इक्वल टू RT1 ln T1 आएगा है T की जगह पे, RT1 ln V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू Q1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा सबसे पहले प्रोसेस के अंदर किया गया कार्य। अब हम सेकेंड नंबर पे चलें, दैट इज द एडियाबैटिक एक्सपेंशन। A से हम B पर पहुंच चुके हैं, अब हम B से C पर आएंगे। B के कोऑर्डिनेट्स है P2V2 एंड P2V2 और T1 और C के कोऑर्डिनेट्स है P3V3 एंड T2। ये हमारा डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं जो आपके सामने, दोनों मैंने सामने रखे हुए हैं, इंडिकेटर डायग्राम भी। और एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होगा? Q इज इक्वल टू 0। तो किया गया कार्य क्या होगा? W2 इज इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स माइनस डेल्टा E, और डेल्टा E हम जानते हैं, पहले के टर्म्स में हम बता चुके हैं, इज इक्वल टू CVT2 माइनस T1, जो दिन तापमानों के मध्य में यह प्रोसेस हो रहा है। सो W2 इज इक्वल टू CVT1 माइनस T2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमारी इक्वेशन नंबर जो 3 है, थर्ड जो प्रोसेस है वो क्या है हमारा?
आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। हम सी तक आ चुके हैं, अब सी से हम डी पर जा रहा है हमारा सिस्टम, और वो सिस्टम किस प्रक्रिया के द्वारा जा रहा है? आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। पहले हमने किया था एक्सपेंशन और अब हमने किया है कंप्रेशन। तो सी के कोऑर्डिनेट्स है P3 V3 और T2 और डी के कोऑर्डिनेट्स है P4 V4 एंड T2। ठीक है, तो अब इसमें हम जब इसका आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम कर चुके हैं कि किया गया कार्य क्या होगा? RT ln V2 अपॉन V1। V2 होता है फाइनल, V1 होता है इनिशियल। यहाँ फाइनल क्या है? V4 है, और इनिशियल क्या है? V3। तो ये क्या हो गया? किया गया कार्य आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन के अंदर W इज इक्वल टू RT2 ln V4 अपॉन V3 इज इक्वल टू माइनस Q2। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ फोर्थ प्रोसेस है हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन। जैसा हमने पहले एक्सपेंशन किया था उसी के अनुसार यदि हम इसको सामने देखें तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? डी के हैं P4 V4 T2 एंड ए के हैं P1 V1 एंड T1। तो Q हो गया हमारा जीरो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। सेम लाइन पे W4 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई, और डेल्टा ई क्या होगा? दो तापमान फाइनल एंड इनिशियल, दैट इज T1 माइनस T2। तो इक्वेशन हमारी हो गई 4 1 2 3 4 जो हमने अभी आगे से पहले से पढ़ा है। अब पूरे कार्नोट साइकिल में जो ए से हम वापस ए से जो बी सी डी के थ्रू वापस ए तक आए हैं, इस पूरे साइकिल के लिए हम पहले वर्क डन कैलकुलेट करेंगे बाय द गैस। वो क्या होगा? 1 2 3 4 इक्वेशंस को जोड़ने से मिलेगा हमको। नाउ कम्स द मैथमेटिक्स विद केमिस्ट्री। तो थोड़ा सा इसमें आप देखेंगे कि डेरिवेशन के लिए कि अब W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 चारों प्रोसेस में किया गया कार्य, चारों के मान हम लेके आएंगे। तो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है RT1 ln V2 अपॉन V1। सेकेंड नंबर इक्वेशन से ये आया, थर्ड नंबर इक्वेशन से ये आया, एंड फोर्थ नंबर इक्वेशन से ये आया। ये और ये कट जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है। तो बचेगा क्या? RT1 ln V2 अपॉन V1 प्लस RT2 ln V4 अपॉन V3 और इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, जो कि हम 1 2 3 4 से लेके आए। अब हम जानते हैं कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए जो हम डिराइव कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, दैट इज TV रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसको आप देखेंगे ये वही है, इसको अप्लाई करेंगे यदि हम इन दो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए पहले और फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए, तो आपके सामने दी गई इक्वेशंस हमारे पास में आएंगी। T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V3 गामा माइनस 1, और कंप्रेशन के लिए T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V4 अपॉन V1 गामा माइनस 1। और इन दोनों से यदि हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो हम देख रहे हैं मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम कि T1 अपॉन T2 का मान रख लें एक इक्वेशन से दूसरी में, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? V3 अपॉन V2 इज इक्वल टू V4 अपॉन V1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इससे आगे इक्वेशन 6 होगी हमारी कौन सी? V4 अपॉन V3 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। नाउ इक्वेशन 5 और 6 से हम यदि हम देख रहे हैं, पीछे से इक्वेशन 5 लेके आएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू RT1 ln V2 अपॉन V1 प्लस RT2 ln V4 अपॉन V3 का मान रखेंगे तो V1 अपॉन V2 आ जाएगा। और इसको हम यदि वापस V2 अपॉन V1 रखना चाहें तो क्या होगा? यहाँ प्लस की जगह माइनस का निशान आ जाएगा। तो अगली इक्वेशन में आप देखें बस प्लस की जगह माइनस हो गया, और V1 अपॉन V2 की जगह क्या हो गया? V2 अपॉन V1। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं R ln V2 अपॉन V1, नीचे पीछे क्या बचा? T1 माइनस T2। तो आप डिवाइडिंग इक्वेशन 7/1 जो फर्स्ट इक्वेशन थी उससे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आएगा W अपॉन Q1 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1, और W इज इक्वल टू Q1 इंटू T1 माइनस T2 अपॉन T1। ओनली ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ओनली पार्ट ऑफ Q इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। जो हमने हीट ली उसका कुछ ही पोर्शन जो है वह वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, एंड रिमेनिंग गोज इनटू सिंक। एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन इज W अपॉन Q1 दैट इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1। ऊष्मा इंजन द्वारा एब्जॉर्ब्ड हीट का वह पोर्शन जो कि कार्य में चेंज होता है उसी को हम एफिशिएंसी कहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट कार्नोट।